भाई देखो, हमें दो फिनोमेना पढ़ने हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, ले हो गया कबाड़ा। कपिल जी भी ना कहानी बना के ही जाते हैं। चलो, अब हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है 10th क्लास में। लिखो जरा, लिखो फिनोमेना by virtue of which incident light energy is partially or completely sent back into same medium from which it is coming ये क्या हो गया, from which it is coming। ठीक है, after being obstructed by surface is called as reflection, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुन लो भाई, दोबारा से रिपीट कर देता हूं तो आपको शायद क्लियर हो जाए। मैंने क्या कहा, ऐसा फिनोमेना जिसमें लाइट एनर्जी पार्शियली या कंप्लीटली वापस अपने सेम मीडियम में चली जाती है जिससे लाइट एनर्जी आई थी। कब? जब वो किसी सरफेस से ऑब्स्ट्रक्ट हो तब। सच फिनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट? रिफ्लेक्शन। मतलब हमारे पास कोई ये ऑब्स्ट्रक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये ऑब्स्ट्रक्टिंग सरफेस है, इसके ऊपर मीडियम 1, इसके नीचे मीडियम 2। अब वो क्या कह रहा है, लाइट इंसिडेंट मतलब जो ऑप्टिकल डिवाइस की तरफ आएगी। यहां ऑप्टिकल डिवाइस कौन है? ऑब्स्ट्रक्टिंग सरफेस। ये इंसिडेंट आ गई। ये ऐसे चला गया, दिस इज ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। 100% पूरी एनर्जी उधर चली गई। ये केस हो सकता है, हाँ या ना? देखो वापस सेम मीडियम में चला गया। दूसरा हम ऐसा बना दें, सपोज दिस इज ऑब्स्ट्रक्टिंग सरफेस, दिस इज इंसिडेंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड इन सेम मीडियम, और यहां ऐसे करके ये रिफ्रैक्टेड। अब यहां पर पार्शियल रिफ्लेक्शन, क्योंकि कुछ नीचे भी चला गया तो इसको हम क्या कहेंगे? पार्शियल रिफ्लेक्शन।
और इसको 100% क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक, तो इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है भाई, अब कुछ लॉज को फॉलो करता है ये फिनोमेना। ठीक है, वो लॉज कौन से हैं उनकी बात कर लें पहले हम। पहले लॉज लिखा दूंगा, मैथमेटिकल प्रूफ उसके बाद दूंगा। ठीक है, आपने 9th 10th में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हुए हैं। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, हम यहां पर सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, रिफ्रैक्शन की बात नहीं करेंगे जब तक हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो हम रिफ्लेक्शन भूल जाएंगे, बाद में दोनों को मिक्स करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इतनी बात। अब तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मान लो हमारे पास ये एक प्लेन ऑब्स्ट्रक्टिंग सरफेस है। ऑब्स्ट्रक्टिंग सरफेस को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी कहते हैं बेटा। इसके ऊपर एक टाइप का मीडियम, इसके नीचे डिफरेंट टाइप का मीडियम। ठीक है, इतनी बात। अब सेम रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा भी हो सकता है, कर्व्ड। ठीक है, अब अगर हमारे पास इंसिडेंट लाइट ऐसे आती है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का यहां पर क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। ये जो एंगल इंसिडेंट रे बना रहा है किसके साथ, नॉर्मल के साथ, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा हमने। तो इसी तरीके से हमारे पास एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली जाएगी, ये एंगल आर, ये ऐसे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज नॉर्मल। ठीक है, अब यहां आ जाए इस वाले में, दिस इज इंसिडेंट रे, यहां पर मैंने एक टेंजेंट सा बनाया, सरफेस पे टेंजेंट बनाया, फिर मैंने ये नॉर्मल बना दिया भाई। अब उसके बाद ये हमारे पास, हाय हाय ये क्या हो गया, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। अब जरा देखो एक मिनट, ये इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्टेड रे। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पढ़ा हुआ है हमने। कोई रीजन दिया हो आपने 10th क्लास में, वो बता दो मुझे। पढ़ा तो सबने है भाई, रीजन क्या दिया था 10th क्लास तक, क्या रीजन दिया था हमने, कुछ तो दिया होगा, ऐसे थोड़ी है। साला 4-4 5-5 महीने NTSC की तैयारी करते हो, KVPY की करते हो और रीजन नहीं पता है।
हर्षित विरवानी ने सही आंसर दिया है। ठीक है, बाकी का रीजन अभी सही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, इंसिडेंट रे वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर एंड रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर ऑल आर इन, पहले मैं लॉज बता रहा हूं, अभी प्रूफ अभी देंगे। ठीक है, ऑल आर इन सेम प्लेन, तीनों का प्लेन क्या होगा? सेम होगा। तीसरी चीज, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैन हैव एनी शेप मतलब प्लेन भी हो सकता, कर्व भी हो सकता, उससे कोई लेना देना नहीं। भाई कर्व्ड ही है, यहां भी रिफ्लेक्शन देख रहे हो, यहां भी देख रहे हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अरे ठीक है भाई, ये लॉज है। अब एंगल आई बराबर एंगल आर ही क्यों हो रहा है, अब इस बात को डिसाइड करेंगे भाई हम। ठीक है, तो करते हैं डिसाइड। देखो एक मिनट, मेरी बात ध्यान सुनना। ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनो, बनाना नहीं अभी। दिस इज सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ले लिया मैंने। ठीक है, और ये हमारे पास डेस्टिनेशन है इस लाइट का। सेम मीडियम है ऊपर, ऊपर मीडियम क्या है? होमोजीनियस। अब मेरी बात सुनो, एस से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद डी पे जानी है। डायरेक्ट भी जा सकती थी, मुझे उससे मतलब नहीं, क्योंकि मैं क्या पढ़ रहा हूँ? रिफ्लेक्शन पढ़ रहा हूँ, तो मैं रिफ्लेक्शन को एनकाउंटर कराना चाहूंगा। तो एस से लाइट, मनकीरत एस से डी पे जानी है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, मनकीरत लाइट मस्ट गो फ्रॉम एस टू डी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इतनी बात। तो बहुत सारे रास्ते हैं। दिस इज इंसिडेंट एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड। ये है, ये है, ये है, ऐसे हजारों रास्ते हैं। हाँ या ना? इनमें से, अरे नहीं बनाना है भाई, इनमें से कौन सा रास्ता वो चूज करेगा यही डिसाइड करना है। ठीक है, इतनी बात भाई। इनमें से कौन सा करेक्ट है? स्वयं कह रहा शॉर्टेस्ट पाथ। अबे निकम्मे, शॉर्टेस्ट पाथ ये था। हाँ या ना? शॉर्टेस्ट पाथ तो ये है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन की बात करनी है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ का कंसेप्ट नहीं है यहां पर, पहले तो ध्यान रखना। चलो पहले तो मैं इन सबको गायब करूं जो मैंने बनाए हैं। मैं क्या करता हूं, मैं एस का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस निकाल लेता हूं। कैलकुलेट कर दिया मैंने। सपोज दिस इज ए, ऐसी इसका भी निकाल लिया। दिस इज बी, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस एल, ये भी कैलकुलेट कर। अब लाइट पहले मिरर मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़नी है, रिफ्लेक्ट होकर के डी पे पहुंचनी है। तो कौन सा वाला पाथ लेना है उसने, ये एक हमारा प्रॉब्लम है। अब मैंने क्या करा, मान लो
ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये हमारा नॉर्मल, ये एंगल आई और ये एंगल आर, ऐसा ही है या नहीं? ठीक है, इतनी बात। अब एक बात बताओ, इस सरफेस के इस साइड मीडियम सेम है, तो स्पीड ऑफ लाइट मान लेते हैं कितनी है, v है। कितनी है स्पीड ऑफ लाइट? v। ठीक है, इतनी बात। अब जो s से d जाने में टाइम लगेगा, दैट वुड बी यहां से यहां तक आने का टाइम, लेट इट बी t1, और यहां से यहां जाने का टाइम कितना, t2। यही होगा कि नहीं होगा? मुझे i और r कुछ पता नहीं है, मैंने कुछ भी किसी भी जगह पे हिट करा दिया, ठीक है। तो मैंने ये डिस्टेंस लिख दिया कितना, x, तो दिस वुड बी l माइनस एक्स। मानते हो या नहीं मानते हो? तो जो स्पीड लाइट की इस पे होगी वही स्पीड इस पे होगी, क्योंकि मीडियम क्या है, सेम है। अब t1 किसके बराबर है? t1 इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज अंडर रूट, ठीक है। t2 हाँ या ना? ठीक है भाई, ये t1 और t2 आ गए। अब जो टोटल टाइम होगा दैट वुड बी t1 प्लस t2, s से d जाने में। ये है या नहीं है? जल्दी बताओ। अब मजेदार बात देखो, अब ध्यान सुनना बेटा, यहां खेल। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, according to Fermat, light travels on path of optimum time. Light travels on path of optimum time, ठीक है। फॉर्मेट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, लाइट travels on path of optimum time, that is t minimum और t maximum। ये केस हम एक्सक्लूड कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि लाइट यहां से ऐसे जाकर के कहीं सरफेस पे पड़े पीछे, और इनफिनिट टाइम के बाद भी वापस आ सकती है डी पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि अगर हम रे ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं तो हमेशा लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाने में मिनिमम टाइम लेगी। अब अगर रिफ्लेक्शन ना पढ़ रहे होते हम तो यहां पर इस सीधे रास्ते पे मिनिमम टाइम लेता, हाँ या ना? ठीक है, अगर हम रिफ्लेक्शन ना पढ़ रहे होते, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन करा के भेजना है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक चीज हो गई कि फॉर्मेट के हिसाब से लाइट हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जब भी जाएगी तो ऑप्टिमम टाइम लेगी। ऑप्टिमम टाइम का मतलब मिनिमम या मैक्सिमम, तो हम किसको कंसिडर करेंगे, मिनिमम को, क्योंकि मैक्सिमम तो इनफाइनाइट टाइम हो सकता है, यहां से लाइट निकली ऐसे ही चली गई, वहां पहुंचेगी नहीं कभी, तो दैट वुड बी व्हाट, इन मैक्सिमम टाइम। ठीक है, इतनी बात। अब क्लियर है? इतनी बात क्लियर है भाई? पाथ का कोई लेना देना नहीं है, मिनिमम टाइम में जानी है, ठीक है, इतनी बात। रास्ता वो इसी हिसाब से चूज करेगा, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं
लाइट विल ट्रेवल अलोंग द पाथ ऑफ मिनिमम टाइम। हम ये भी कह सकते हैं लाइट विल ट्रेवल अलोंग द पाथ ऑफ व्हाट, मिनिमम टाइम। तो हम ये लिख देते हैं लाइट रे ट्रेवल्स अलोंग पाथ ऑफ मिनिमम टाइम। क्लियर है भाई? मेहित कह रहा है मिनिमम टाइम वाला ही पाथ तो शॉर्टेस्ट वाला होगा। अब इसने पिछले साल भी सवाल नहीं करा, इसका मतलब है ना ये कराया था। एक बालक कुएं में डूब रहा था, उसको बचाने के लिए बाइक पे था, रिवर बोट भी, ठीक है, मनकिरत करी रिवर बोट, गधे आदमी, सब कुछ कराने के बाद भी वहीं बैठे रहते हो। अब देखो एक मिनट, अब जरा निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, यहां पर t इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, x, और t मिनिमम वाले रास्ते पे हमें काम करना है, हाँ या ना? अब सुनो बेटा, अब क्या कहानी है, तो t इज अ फंक्शन ऑफ x एंड हमें t मिनिमम चाहिए। तो क्या कहानी है, फॉर, ये क्या हो गया, फॉर t मिनिमम dt by dx must be equal to 0, हाँ या ना? dt by dx must be equal to 0, ठीक है। कर देते हैं dt by dx इक्वल टू 0। तो जरा देखो क्या आ रहा है, डिफरेंशिएट करा मैंने, कितना आ रहा है जरा देखो, x अपॉन v अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू l माइनस एक्स। मैंने 0 कर दिया बेटा, ठीक है। अब मैं मानता हूं डिफरेंशिएशन आपको आता है। मैंने dt बाई डी एक्स निकाला और उसको 0 के बराबर रख दिया, ठीक है, थोड़ा समय भी बचाऊंगा, हाँ या ना? भाई dt बाई डी एक्स निकालने के बाद उसको 0 के बराबर रख दिया, ठीक। अब मजेदार बात देखो, v से v भी कट गया, कट गया यार, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, अगर ये एंगल आई है बेटा, तो ये वाला एंगल भी आई कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल है और ये भी परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है, ठीक है, ठीक। और ये एंगल आर है तो ये भी आर कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ठीक। अब आप एक काम करो भाई, x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, जरा देखो उधर। तो दिस वुड बिकम साइन आई, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और यहां l माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो दिस विल बिकम व्हाट, साइन आर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ही वो रास्ता है जिसपे टाइम क्या लग रहा है, मिनिमम लग रहा है, हाँ या ना? एंगल आई बराबर एंगल आर वाला कौन सा रास्ता जिसपे समय क्या लग रहा है, मिनिमम लग रहा है। क्लियर? ठीक है। अब ये कहानी आ गई हमारे पास, और ये तो हमने लिख ही दिया था कि किसी भी टाइप के सरफेस के लिए वैलिड है, चाहे वो प्लेन हो चाहे क्या हो, कर्व्ड हो, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं आगे। अब जरा देखो, लिख लिया भाई?
एक मिनट, एक बालक कह रहा साइन आई साइन आर क्या बताया? साइन आर कौन था ये? अदिति, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर क्या बताया, एक बार बताना। मैंने बताया था, कैसे बताया मैंने? यहाँ देख, ये पिंक वाला देख, ये x है और ये परपेंडिकुलर है इसका, तो x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? अच्छा कर दिया, चलो ठीक है। क्या कह रहा है हर्षित उर्वानी? क्या कहना चाहता है ये समझा दे मुझे भाई, कि मुझे तेरी बात समझ में नहीं आई। अब लिखो टाइप्स ऑफ, भैया वहां पर पाई माइनस आर लिखना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ कोई सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट मैथ्स की बात नहीं हो रही है, ठीक, ये ध्यान रखना। अब क्या कहानी है, मतलब मैं वो जनरल सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि आई इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन आर, ठीक है, वो बात हम नहीं कर रहे हैं। अब लिखो जरा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहले रेगुलर और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, इसमें खेल क्या है ध्यान से समझना। ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इंसिडेंट बीम आ रही है, रे नहीं आ रही है, इंसिडेंट बीम आ रही है और पैरेलल आ रही है। इंसिडेंट पैरेलल बीम, और अगर मैं इस केस को देखूं तो इसका आई और इसका आई दोनों का सेम है, ये पैरेलल है तो दोनों के आई क्या होंगे? सेम होंगे। आई सेम होंगे तो रिफ्लेक्टेड भी दोनों के आर भी सेम होंगे। तो रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड बीम पैरेलल होगी, ठीक है? तो इस केस को हम रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है? इतनी बात। इस केस को हम क्या कहते हैं? रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है? अब दूसरी बात, अगर हमारे पास मान लो ऐसा कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अब पैरेलल बीम आ रही है, अब जरा देखो, ये रिफ्लेक्टेड ऐसा गया और ये रिफ्लेक्टेड ऐसा गया, तो क्या रिफ्लेक्टेड बीम पैरेलल है? रिफ्लेक्टेड बीम पैरेलल नहीं है, तो इस वाले को हम क्या कहते हैं? इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन।
है भाई, अब इसके बाद आगे बात करते हैं। अब एक चीज देखो यार, अगर आपके पास YZ plane is reflecting surface, अगर YZ प्लेन एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, मतलब मिरर है, ठीक, मतलब प्लेन है तो प्लेन हो गया, ठीक है, तो इसका नॉर्मल क्या होगा, आई कैप या माइनस आई कैप? इसका नॉर्मल क्या होगा, आई कैप होगा या माइनस आई कैप होगा? तो मैंने नॉर्मल यूनिट वेक्टर इसका ले लिया, एन कैप इज आई कैप, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये कह रहा हूं मैं। तो आपने बताना है रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर, आपने क्या बताना है, आर कैप, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, जो y कंपोनेंट है इंसिडेंट रे का और z कंपोनेंट है वो सरफेस के पैरेलल है या नहीं, अलोंग है, तो उनका तो कोई रिफ्लेक्शन होने वाला नहीं है। सिर्फ कौन सा, ये कंपोनेंट नॉर्मल है, ये क्या कर जाएगा, पलटी मार जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, माइनस ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। इतनी बात मैथमेटिकली भी देखेंगे अभी से, मतलब ये तो मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया, अभी मैथमेटिकली भी प्रूव कर लेंगे इसे। आप लिखो इस बात को, नोट कर लिया? चलो अब लिखो जरा, whenever reflection takes place, whenever reflection takes place, component of incident ray parallel to reflecting surface, component of incident ray parallel to reflecting surface remain unchanged, component of incident ray parallel to reflecting surface remain unchanged, लिख लिया। but component perpendicular to reflecting surface reverses its direction, component perpendicular to reflecting surface reverses its direction, यही तो करा हमने इसमें, अरे हाँ या ना, component perpendicular to reflecting surface reverses its direction। अब थोड़ा सा अलग बात करते हैं, लिखो इसी का मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं। लिखो वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जरा देखो अब एक मिनट। हाँ, हमारे पास ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। ये हमारे पास इंसिडेंट रे है,
इसका यूनिट वेक्टर हमें गिवन है आई कैप, और हमें नॉर्मल भी गिवन है। दिस इज एन कैप। बेटा इस साइड नहीं है रे, इस साइड मैंने प्रोजेक्ट करी है सिर्फ, ठीक है, इतनी बात, क्योंकि यहीं से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम बनाते हैं रिफ्लेक्टेड वाला। आर कैप, हमें आई कैप और एन कैप गिवन है, और एक चीज हमें पता है, दिस एंगल आई एंड दिस एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये पता है कि नहीं पता है? मुझे क्या निकालना है, सिर्फ गिवन क्या है, आई और एन कैप। आर कैप को बताना है इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड एन कैप, इन दोनों के टर्म्स में। ठीक है, इतनी बात। अब ठीक है भाई, अब जरा ध्यान सुनना। आपने कंस्ट्रक्शन करा ऐसे, नॉर्मल, ठीक है, ये पॉइंट x y z w, ऐसा कुछ, ठीक है, इतनी बात। अब मेरी बात सुनो, ध्यान सुनना, आप यहां दिमाग लगाना है। हमने इसको एरो दे दिया तो दिस बिकम्स एक्स वाई वेक्टर, बनता है कि नहीं बनता है? इसको एरो दे दिया तो दिस बिकम वाई डब्ल्यू वेक्टर, और इसको एरो दे दिया दिस बिकम्स एक्स डब्ल्यू वेक्टर, बनता है कि नहीं बनता है? हाँ या ना? फ्रॉम द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एक्स वाई वेक्टर प्लस वाई डब्ल्यू वेक्टर इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू। ठीक है, इतनी बात। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास आता है एक्स वाई वेक्टर प्लस या एक्स डब्ल्यू वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वाई वेक्टर प्लस वाई डब्ल्यू वेक्टर। यस और नो? यस और नो? अब एक्स वाई को क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स वाई को लिख सकता हूं एक्स वाई इंटू आई कैप, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। ठीक है, एक्स डब्ल्यू को लिख सकता हूं एक्स डब्ल्यू इंटू आर कैप। ठीक है, चलो और इसको लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ जेड डब्ल्यू, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या कनकरेंट है, आपको पता है, ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद देखो, एंगल आई बराबर एंगल आर है, तो ये एंगल आर हो गया और ये एंगल आई हो गया, और ये कॉमन है 90 डिग्री, सब कुछ क्या है, कनकरेंट है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख देता हूं, टू जेड डब्ल्यू, और डायरेक्शन क्या है इसकी, एन कैप जेड डब्ल्यू की। ये सुनो, लिख सकता हूं भाई। अब अगर मैं एक्स डब्ल्यू से डिवाइड करता हूं पूरे एक्सप्रेशन को, एक्स डब्ल्यू से डिवाइड कर रहा हूं, तो एक्स डब्ल्यू से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आर कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस ट्वाइस जेड डब्ल्यू अपॉन एक्स डब्ल्यू इंटू एन कैप। बन रहा है या नहीं बन रहा है, जल्दी बताओ मुझे। अब एक्स वाई और एक्स डब्ल्यू बराबर है कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है, इतनी बात। अब जेड डब्ल्यू अपॉन एक्स डब्ल्यू इज व्हाट, दिस एंगल, कॉस ऑफ दिस एंगल, कॉस आर या कॉस आई, अरे यार, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
ठीक है, कॉस आई लिख सकते हैं, तो आर कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस ट्वाइस कॉस आई एन कैप। ठीक है भाई, लेकिन मुझे आंसर आई कैप और एन कैप के फॉर्म में चाहिए था, एंगल ऑफ इंसिडेंस के फॉर्म में नहीं चाहिए था। ठीक है, अब आप एक काम करो, मैं कुछ लोगों से पूछ लेता हूं, आई कैप डॉट एन कैप कितना आएगा? आई कैप डॉट एन कैप कितना आएगा? हार्दिक ने कॉस आई लिखा है, और कोई सूर्या ने कॉस आई लिखा है, दीप ने कॉस आई लिखा है, सबने गलत लिखा है भाई, सबने गलत लिखा है। माइनस कॉस आई, हर्षित विरमानी होशियार है, साक्षी ने भी सही लिखा है माइनस कॉस आई। तो सूर्या तो मरेगा साला, 90 माइनस आई का क्या मतलब, बट गधा आदमी, माइनस कॉस आई। ठीक है, आप ऐसे देखो, बड़े निकम्मे हो, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, एन कैप का 1, एंगल अगर आप देखो ध्यान से, बड़े बेकार से बच्चे हो यार, एंगल अगर आप ध्यान से देखो आई कैप और एन कैप के बीच में, तो भाई ये एंगल है बिटवीन टेल एंड टेल, और ये एंगल है, तो ये हो जाएगा कॉस 180 माइनस आई, यानी कि कितना, माइनस कॉस आई। तो कॉस आई को क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस आई डॉट एन लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? तो हमारे पास क्या आ गया भाई, जरा देखो, आर कैप इज इक्वल टू आई कैप माइनस ट्वाइस आई कैप डॉट एन कैप इनटू एन कैप। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इज व्हाट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। अब ये कहानी हो गई, हो गया, लिख लिया भाई। चलो एक और वेक्टर फॉर्म बता देता हूं, एक और बता देता हूं मैथ्स वालों के लिए। क्लियर है? मैथ्स वालों को क्लियर होना चाहिए भाई, तीनों एक ही प्लेन पे हैं, और अगर तीनों एक ही प्लेन पे हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो, वॉल्यूम जीरो होगा। ठीक है, इतनी बात, ये कहानी है। इसको कैसे भी लिख सकते हो, एन क्रॉस आर डॉट आई, ठीक है, या आर क्रॉस आई डॉट एन, कैसे भी लिख लो, सेम रिजल्ट आएगा। आपको मैथ्स में बताया जाता है ए बी सी इज इक्वल टू बी सी ए इज इक्वल टू सी बी ए, ऐसे ही बताते हैं ना कुछ साइक्लिक ऑर्डर में। जीरो है तो किसी भी ऑर्डर में लिख ले लड़की, ठीक है, तो वॉल्यूम का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब इस साइक्लिक में तब चेक करते हैं जब नॉन जीरो वैल्यू हो, जब जीरो है साला कैसे भी लिखो हमेशा सेम आएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब जरा पिछला सवाल करते हैं इसी के हिसाब से। देखो भाई, पिछला सवाल क्या था हमारे पास, एन कैप वॉज आई कैप एंड आई कैप वॉज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ऐसा ही था कि नहीं था? अब मुझे बताना था आर कैप, इस फॉर्मूले को यूज करें हम, तो यूज कर लेते हैं भाई, जरा देखो, ठीक है, आर कैप यहां लिखता है इज इक्वल टू आई कैप ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। आई कैप तो ये हो गया, अब माइनस ट्वाइस ऑफ आई डॉट एन, निकम्मो आई डॉट एन करो, ए सिर्फ ए आएगा बाकी कुछ नहीं आएगा, तो ट्वाइस ऑफ ए इनटू एन कैप इज व्हाट आई कैप। जरा देखो क्या आ गया,
जो मैंने बात बोली थी वो आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? ठीक है भाई, कोई इशू है इस चीज में? कोई इशू नहीं है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक प्लेन मिरर एक्स जेड प्लेन में है, नहीं, हाँ एक्स जेड में है। एक प्लेन मिरर एक्स जेड में है, एक्स जेड, एक्स नीचे वाई ऊपर। रुक जा रुक जा रुक जा, तो ऐसे देखिए, एक ऐसे लेना चाहता हूं मैं और एक ऐसे लेना चाहता हूं। ठीक है, एक तो एक्स जेड हो गया, इसका यूनिट वेक्टर ले लिया हमने जे कैप, और एक मैंने वाई जेड ले लिया। कौन सा ले लिया? वाई जेड। इसका यूनिट वेक्टर आई कैप। इंसिडेंट यूनिट वेक्टर ठीक है, ऐसा कुछ अगर हम ध्यान से देखें, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है मिरर्स, 1 एंड 2। लाइट 1 पे पड़ती है, एक बार रिफ्लेक्ट होकर के फिर 2 पे जाती है, और 2 से फिर रिफ्लेक्ट होकर के फाइनल जाती है। दिस इज फाइनल। तो मुझे फाइनल वाले का यूनिट वेक्टर चाहिए। ठीक है, फाइनल वाले का क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर चाहिए। क्लियर है? ठीक है, आपको जो मैंने डायग्राम बनाया उससे दिख रहा है कि एंटी पैरेलल हो रहा है इनिशियल वाले का। ठीक है, तो जरा निकाल के दिखाओ। ये है तो इनिशियल। चलो अब डायग्राम मत देखो, छोड़ दो डायग्राम। डायग्राम देखने से दिमाग में एक फालतू सी चीज आ जाती है। देखो देखो भाई, आप एक काम करो, पहला इससे हुआ तो पहला R1 जो आएगा वो दूसरे वाले के लिए क्या होगा? इंसिडेंट होगा। तो पहला R1 जो है दैट इज सीधे सीधे एक्स जेड, जे कैप था वो पलट जाएगा। चलो पहले प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लेता हूं। कितना? आई कैप माइनस ट्वाइस आई कैप डॉट एन कैप दैट इज जे इनटू व्हाट? जे। ऐसा लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं। ठीक है, इतनी बात, फालतू मेहनत नहीं करना चाहता। ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ठीक है, अब ये इंसिडेंट हो गया दूसरे वाले के लिए। ठीक है, तो फाइनल रिफ्लेक्टेड इज R1 कैप माइनस ट्वाइस R1 कैप डॉट आई कैप इनटू आई कैप। ये सुनो, अब मैं क्या करने जा रहा हूं बेटा? वैल्यू डालने जा रहा हूं R1 की। ठीक है, R कैप इज इक्वल टू आई कैप माइनस ट्वाइस आई डॉट जे इंटू जे कैप। मैं जानबूझ के थोड़ा सा बड़ा खींच रहा हूं, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे पर्पज है। माइनस, अब ये वाली टर्म है ना R1 में देखो, एक तो आई कैप डॉट आई कैप होगा और इसके साथ 0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। तो माइनस ट्वाइस आई कैप डॉट आई कैप, ठीक, इतनी बात, इनटू आई कैप। ये आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? अब आप एक चीज देखो, अगर हम इसको देखें आई डॉट जे देखें तो यहां आता है -2b और यहां आता है क्या? -2a। ठीक है, इतनी बात। तो आर कैप क्या हो जाएगा? सिंपली -a आई कैप
माइनस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये सुनो, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट एज इट इज रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और वैसे भी देख लो, अगर पहले वाले के साथ करता है तो माइनस बी हो जाएगा, दूसरे वाले के साथ करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब कोई दिक्कत है इसमें? चलो अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया रिफ्लेक्शन, हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर और उसके बाद रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इतनी बात तो लिखो जरा, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। अब देखो भाई, अब हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है, सिंपल सी कहानी है। सबसे पहले हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है। अब जरा देखो, और इसमें लिखो केस 1 फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। पहले इमेज फॉर्मेशन किसका कर लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये हमारे पास बेटा प्लेन मिरर है, यहां ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उससे इनफाइनाइट मैनी रेज निकल सकती हैं और वो सारी एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही होंगी। कहां पर, ओ पर। अबे ओ से ही निकल रही है हर जगह, तो क्या चीज, हाँ स्फेरिकली रेडियल, ठीक है। फिर वो रेज कुछ मिरर के ऊपर पड़ेंगी, कुछ इधर उधर से निकल जाएंगी, ठीक है। तो जो मिरर के ऊपर पड़ेंगी वो रिफ्लेक्ट होंगी, फिर रिफ्लेक्ट होंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर वो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। अब एक चीज और, क्या सारी रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं जो ओ से निकल रही हैं, नहीं। इसका मतलब इमेज की इंटेंसिटी ऑब्जेक्ट्स की इंटेंसिटी से कम है। अगर नेकेड आई से ऑब्जेक्ट को देखें और इसके इमेज को देखें तो इमेज थोड़ा सा कमजोर दिखाई पड़ेगा। फोटो इसीलिए हमेशा कमजोर आती है, ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी हमेशा क्या होती है, वीक होती है। जो आप नेकेड आई से देखते हो, चाहे कितना बढ़िया कैमरा बना ले, ठीक है, साला 122 मेगापिक्सल के कैमरे आ रहे हैं फालतू में मोबाइल में, वो एक्चुअल में होते नहीं 122 के, ठीक है। हमेशा कैमरे का एफ नंबर देखना, जितना छोटा उतना अच्छा। एप्पल के कभी इतने बड़े मेगापिक्सल के नहीं आते कभी भी, लेकिन फोटो एप्पल वाले से ज़्यादा अच्छी खिंचती है शायद, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि एफ नंबर ऑफ लेंसेज स्मॉलर, ठीक, कोई बात नहीं। अब अब क्या कहानी है, तो रिफ्लेक्टेड रेज जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां इमेज बनेगी। अब खेल क्या है, हजारों रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रेज होंगी और हजारों रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। मुझे दो इंसिडेंट से मतलब है और दो रिफ्लेक्टेड से मतलब है, क्योंकि जहां पर दो रिफ्लेक्टेड इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर बाकी भी करेंगे, ठीक है। तो दो इंसिडेंट और दो रिफ्लेक्टेड ले लें हम, ठीक है। और उसमें से भी एक इंसिडेंट रे कौन सी लेनी है, ताकि सिंपल सा डायग्राम बने। मतलब मस्ट गलत बात है, वन इंसिडेंट रे मस्ट बी एट नॉर्मल इंसिडेंस, ताकि डायग्राम अच्छा बने, ठीक है। इतनी बात, बाकी कोई पर्पस नहीं इसका, ठीक है। अब बना लेते हैं भाई। तो एक इंसिडेंट हमने ये भेज दी। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल टू 0, यही मतलब है, सीधे पड़ गया। अब यही नॉर्मल होगा तो एंगल आई क्या है, 0 है, ठीक है। अब इसकी रिफ्लेक्टेड, अब भाई अगर हम इसकी रिफ्लेक्टेड देखें तो वो क्या होगा, हाँ जी सर, नमस्कार, बताओ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक। फोन नंबर वगैरह मुझे अभी कॉल कर लेगी जरा ना, ठीक है। अच्छा यही नंबर है, ठीक है, ऐड कर लो, ठीक है ठीक।
अब सुनो भाई, अब क्या कहानी है, रिफ्लेक्टेड रे एंगल आई 0 तो एंगल आर भी 0 है, हाँ या ना, यही होगा। अब हम आ जाते हैं दूसरी इंसिडेंट, कोई भी ले लो बेटा। तो मैंने ये ले लिया दूसरा इंसिडेंट, ये नॉर्मल, हाँ या ना। अब ये नॉर्मल तो ऐसे करके उतने ही एंगल पे क्या, रिफ्लेक्टेड। अब ये एंगल आई तो ये भी एंगल आई, बराबर ही होंगे दोनों, कोई दिक्कत नहीं, दो ही चाहिए, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, जो दोनों इंसिडेंट रेज हैं, ये वाली और ये वाली, इंसिडेंट रेज मिरर के ऊपर या ऑप्टिकल डिवाइस के ऊपर क्या पड़ रही है, डाइवर्जिंग। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है या नहीं है। जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो ऑप्टिकल डिवाइस से डाइवर्जिंग निकल रही है, मतलब इमेज वर्चुअल बनेगी। इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। तो चलो बना देते हैं। यहां पर हमारे पास क्या बन गया, इमेज, और कैसा इमेज, वर्चुअल, ठीक है। इतनी बात। एक चीज और है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये ट्राइंगल और इधर वाला ट्राइंगल कनकरेंट है या नहीं है, ठीक है। तो अगर मिरर के रिस्पेक्ट में मैं ये डिस्टेंस देखूं, डिस्टेंस ऑफ इमेज दैट इज एम आई, तो दैट वुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज एम ओ, हाँ या ना। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा, कनकरेंट ट्राइंगल है। अभी ये मत कराओ कि प्रूव करा दो कनकरेंट, तो 9 दोबारा करनी पड़ेगी हमें। अब ये कहानी आ गई। एक और चीज कर सकता हूं मैं, नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये वाला वेक्टर, यही हुआ ना, एक्स ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और इधर हुआ एक्स ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। लिख देता हूं, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं, आयुष कितना आएगा, ये तो 0 आएगा भाई, हाँ या ना, 0 आएगा बेटा इन दोनों का सम, यानी कि एक्स आई एम मैग्नीट्यूड में एक्स ओ एम के बराबर है, लेकिन एंटी पैरेलल है, ठीक है। चलो ये तो हो गया, ऑब्जेक्ट रियल था, इमेज वर्चुअल, ठीक है। अब अगला देखते हैं इसी में, ये प्लेन मिरर है भाई हमारे पास, अब एक इंसिडेंट रे ऐसा आया, नॉर्मल, और एक इंसिडेंट रे ऐसा आया किसी एंगल पे, अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट कैसा, ऑब्जेक्ट वर्चुअल, ठीक है। इतनी बात, क्योंकि इंसिडेंट रेज आर व्हाट, कन्वर्जिंग ऑन द ऑप्टिकल डिवाइस, ठीक है। तो कहां है ऑब्जेक्ट, वो भी देख लो भाई, अब देखो यार, हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे
ये आ गई, और एक रिफ्लेक्टेड रे, जरा देखो पहले तो हम ये नॉर्मल बना दें। ये आ गया भाई, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आई, ये दोनों रिफ्लेक्टेड यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां क्या बन गया, इमेज, और इमेज कैसा, रियल। सारी बातें अभी भी सही है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज व्हाट, सेम। ठीक है, इतनी बात। लेकिन एक चीज और पता चली, फॉर प्लेन मिरर, ये बात सिर्फ प्लेन मिरर के लिए सही है, इफ ओ रियल देन आई वर्चुअल, ये बात प्लेन मिरर के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, इतनी बात। बाकी के लिए हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बात की बात है। इफ ओ वर्चुअल देन आई रियल, ये बात ध्यान रखना भाई। क्लियर है, क्लियर है। आज इतना ही निपटाएंगे, ठीक है, कल बात करेंगे बाकी।